नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में। हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य को, जिसमें कि हम पढ़ने जाएंगे इसके पहले शासक बाबर से। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम बाबर से। बाबर, जिसका शासन 1526 से 1530 ईसा तक रहा था। इसका शासनकाल काफी बार भूल लिया जाता है। कब से कब तक रहा था? 1526 से 1530 ईसा तक। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईसा में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई थी। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि बाबर ने कैसे एंट्री करी और किस युद्ध से कौन सा युद्ध इसकी और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो ये वही लाइन है कि पानीपत फर्स्ट कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। आई होप यहाँ तक आपको सारे डाउट्स क्लियर होते हुए चले जा रहे होंगे। नेक्स्ट, बाबर का जन्म 1483 ईसा पूर्व में फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? फरगना में। कब हुआ था? 1483 ईसा पूर्व में। एग्जाम में क्वेश्चन बना है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। मुगल संस्थापक बाबर जब लगभग 12 वर्ष का था तब इसे 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। देखिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। जो ये लाइन है कि मुगल संस्थापक बाबर जब 12 वर्ष का था तब इसे 1494 ईसा पूर्व में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। क्योंकि इसकी एंट्री तो 1526 से भारत में हुई है ना, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना। इसमें जो ये लाइन है सीधी याद कर लेनी है कि बाबर फरगना राज्य का उत्तराधिकारी कब था? 1494 ईसा पूर्व में। कब था? 1494 ईसा पूर्व में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा था। बाबर का भारत में प्रथम अभियान 1518 से 1500 ईसा में यूसुफजई जाति के खिलाफ हुआ था। मतलब इससे पहले भी इसने ट्राई किया था भारत में आने का। किसके साथ इसका सबसे पहले वो हुआ था? यूसुफजई जाति के खिलाफ। ठीक है, कब हुआ था? 1518 से 1519 ईसा पूर्व में। आई होप यहाँ तक की बातें सब कुछ क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा जैसे तुलुगमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया था। इसने क्या क्या प्रयोग किया था? तोपखाने का और तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। तुलगमा नीति क्या होता है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुलगमा नीति में होता कुछ ऐसा है कि जो सेना होती है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और ये इसका मोटिव क्या रहता है कि किसी को भी घेर के मारना। मतलब कि 4 पार्ट में, जैसे कि सेना है हमारी, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक इस साइड से अटैक करेगी, एक इस साइड से अटैक करेगी, एक इस साइड से अटैक करेगी, तो वो घेर लेती थी। तो इसने कौन सी नीति का यूज किया था? तुलगमा नीति का यूज किया था। और उसमें इसने ये अपने युद्ध जब भी युद्ध करता था तो ये तोपों का प्रयोग भी करता था। आई होप यहाँ तक की बातें आपको सब कुछ क्लियर हो गई होंगी। उस्ताद अली तथा मुस्तफा खां बाबर के दो तोप निशानेबाज थे। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर के तोप निशानेबाज कौन कौन थे? उस्ताद अली तथा मुस्तफा खां थे। कौन? उस्ताद अली तथा मुस्तफा खां थे। चलिए नेक्स्ट, बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। कलंदर की उपाधि क्या होती है? ये कलंदर की उपाधि सूफी संत को दी जाती थी। इसने सूफी संतों को मार के वहां से कलंदर की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ये आपसे नहीं पूछेगा कि किस किस मोटिव से धारण की थी। बस आपसे ये पूछेगा कि बाबर ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। उसमें कलंदर भी देगा ऑप्शन में, तो आपको कलंदर भी चूज करना है क्योंकि इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये इसके 4 युद्ध हैं। 1526 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, 29 में घाघरा। ठीक है, 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा। तो आपको ये 4 याद करने हैं क्रम से इसके ये 4 ही इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो आपको याद रखने हैं। एकदम फिंगर टिप्स यानी जुबान पर रखने हैं, एकदम फिंगर टिप्स रखने हैं। ओके, आई होप। चलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक बार। खानवा का युद्ध 1527 ईसा पूर्व में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच।
कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मेदिनी राय के बीच तो नहीं हुआ था, नहीं, ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। और ये गाजी की उपाधि क्या होती है? गाजी की उपाधि वो होती है, इसका मतलब ये होता है कि इस्लाम के लिए जीत प्राप्त करना, मतलब कि इस्लाम के लिए जीत प्राप्त करना, मतलब युद्ध में मरने के बाद जिहाद, जिहाद समझते हैं? जिहाद मतलब इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि इस्लाम की जीत, इस्लाम की जीत होता है। गाजी को बाद धारण की, गादी को उपहरण, इसका मतलब क्या होता है? इस्लाम की जीत। आई होप आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बनता है। आपका क्वेश्चन इतने में ही बनेगा, जितना इस बुक का लेवल है इतने में आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा डीप में नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट। चंदेरी का युद्ध 1528 ईसा में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। किसकी जीत हुई थी? बाबर की हुई थी। इस युद्ध में भी बाबर की, पानीपत में भी बाबर की, और अब हमने पढ़ा खानवा में, खानवा पानीपत में बाबर जीता, खानवा में बाबर जीता, और चंदेरी में भी बाबर जीता। ठीक है, किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय के बीच। किसके बीच? मेदिनी राय के बीच। ओके, आई होप यहाँ तक की बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट। घाघरा का युद्ध 1529 ईसा में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। किस किस के बीच हुआ था? बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। बाबर अकेला था और बंगाल प्लस बिहार की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, और इसमें भी बाबर जीतता है। आई होप आपको ये बाबर के जो 4 इंपॉर्टेंट युद्ध हैं मैंने अच्छे से बता दिए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आए हैं, एक बार आप वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके दोबारा देख लेना, आपको याद हो जाएंगे क्लास में ही। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा। आत्मकथा क्या होती है? मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पहले बता चुका हूँ। आत्मकथा होती है जिसको वो सेल्फ यानी खुद से लिखते हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा, इसका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी, और इसे क्या कहते हैं? बाबरनामा। आपसे बोला जाता है कि तुजुक ए बाबरी को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबरनामा। तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। ये खान अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? ये बैरम खां का पुत्र है। कौन है ये? बैरम खां का पुत्र है। और वैसे मुगल काल की आपसे पूछी जाए कि सबसे मतलब मुगल काल की भाषा कौन सी थी, तो आपको फारसी ही करना है। मुगल काल की प्रचलित भाषा कौन सी थी? फारसी थी। ओके, आई होप यहाँ तक की बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। किस शैली का? मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। आई होप यहाँ तक आपकी बातें सब कुछ क्लियर हुई होंगी। बाबर की मृत्यु 1530 ईसा में, मैंने आपको जैसे बता चुका हूँ। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530, आगरा में हुई थी। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। बाबर के बाद कौन आता है गद्दी पर? हुमायूं आता है। और बाबर का मकबरा काबुल यानी अफगानिस्तान में है। अब आप पूछोगे कि मृत्यु तो आगरा में हुई है, लेकिन इसका इसका मकबरा काबुल और अफगानिस्तान में क्यों है? क्योंकि जो इसकी वाइफ थी उसने इसकी अस्थियों को वहां पर शिफ्ट कराया था, काबुल अफगानिस्तान में। ठीक है, मतलब पहले तो इसका जब इसकी मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी, लेकिन इसकी अस्थियों को दोबारा कहाँ दफनाया गया है? काबुल के अफगानिस्तान में। आई होप यहाँ तक की बातें सब कुछ क्लियर होंगी, एक भी डाउट नहीं छोड़ा मैंने। चलिए नेक्स्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हुमायूं को। हुमायूं, इसके 2 शासनकाल हैं, एक 1530 से 1540 और एक 1555 से 1556। 1556 में ये दीनपना जिसकी दीनपना पुस्तकालय की इसने स्थापना की थी, उससे ही गिर के दारू के नशे में गिर के मर जाता है। तो इसके 2 शासनकाल याद रखने हैं आपको, 1530 से 1540, 1555 से 1556। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रथम बार हुमायूं 1530 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना की स्थापना की। किसकी की थी? दीनपना इसकी स्थापना की थी। दीनपना क्या था? एक ये पुस्तकालय था, मतलब कि लाइब्रेरी थी। ठीक है, इसके प्रमुख युद्ध याद करने हैं आपको, जैसे कि चौसा का युद्ध हो गया, जो कि 1539 ईसा पूर्व में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? शेरशाह की। चौसा का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब कन्नौज बिलग्राम का युद्ध था, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हारा और भारत छोड़ के भाग गया। क्या हुआ था कि ये नदी कौन सी? ताश के ऐसे उस नदी थी, उसमें कूद के ये भाग जाता है। बीच युद्ध में ही कूद के भाग जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों युद्ध याद हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट। जब ये भाग जाता है, फिर इसकी बुझ जाता है, इसकी भारत में एंट्री किस युद्ध के जरिए होती है? तो इसकी एंट्री होती है सरहिंद के युद्ध के जरिए। ठीक है, सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईसा पूर्व में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? सरहिंद
सरहिंद का युद्ध जीता था इसने, ठीक है, दोबारा गद्दी पर बैठा था 1555 ईसा पूर्व में। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को सफेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। देखिए, ये ज्योतिष में विश्वास करता था, मतलब कि ज्योतिष में मतलब कि सोमवार को सफेद कपड़े और शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। आई होप यहाँ तक की बात आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदो बानो बेगम ने कराया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हमीदो बानो बेगम ने। अच्छा, एक पॉइंट और लिखिए, इसकी जो आत्मकथा है हुमायूं नामा, वो किसने लिखी है? इसकी बहन ने लिखी है। कौन है वो? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बानो ने इसकी आत्मकथा लिखी है। आई होप आपको ये पॉइंट भी लिख लिए आप। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईसा पूर्व में दीनपना के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? दीनपना पुस्तकालय से गिरकर हुई थी। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेर शाह सूरी को, जो कि 1540 से 1545 तक रहा। 5 साल तक इसका शासनकाल रहा था। शेर शाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है? क्या था? फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन खां था। क्या था? हसन खां था। कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई 1540 ईसा पूर्व में शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य हुई, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईसा पूर्व में लगभग 68 वर्ष की उम्र में बैठा था। कितनी? जब इसकी एज कितनी थी? 68 वर्ष की थी, ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा था। शेर शाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। अकबर का अग्रदूत क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि जिसने जो कार्य कराए हैं, सड़कें बनवाना और इसने बहुत सारे कार्य कराए हैं, उसको अकबर ने विकसित किया। उस चीज को मतलब आगे लेके गया अकबर, मतलब डेवलप किया उस चीज को, तो इसलिए अकबर को अग्रदूत भी कहा जाता है शेर शाह सूरी का, क्योंकि इसने जो नीतियां या पॉलिसीज जो इसने अपनाई, उसको अकबर ने आगे चल के बढ़ाया, मतलब कि उन्हें विकसित किया। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, शेर शाह सूरी ने यात्रियों की सुविधाओं हेतु अपने शासनकाल में अनेक सराय निर्मित कराई। सराय क्या होती है? ये एक कैंप होता है जहां पर, देखिए, इसने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण कराया था, सबसे ज्यादा सड़कों का। तो होता क्या था कि जब इसकी सड़कों को लोग यूज करते थे तो वो टैक्स पे करते थे। तो ये कुछ सड़कों के बीच बीच में काफी दूरी दूरी पर ये टेंट टाइप में बनवाता था कि यात्रियां अगर इस पे सड़क से ट्रेवल करते हैं तो वो रुक सकें। उनके खाने पीने का, पानी का बंदोबस्त इन सरायों में होता था। इट मीन ये टेंट टाइप का होता था सराय, ठीक है। शेर शाह सूरी ने यात्रियों की सुविधाएं हेतु अपने शासनकाल में अनेक सराय निर्मित कराई। आई होप यही भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ग्रांड टेक रोड, जिसे कि जीटी रोड कहते हैं, का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। जो बहुत लंबी सड़क है, किसने निर्माण करवाया था? शेर शाह सूरी ने। अगर जहां पर जीटी रोड का नाम आता है तो आपको सीधा याद रखना है मन में शेर शाह सूरी। जीटी रोड शेर शाह सूरी, जीटी रोड शेर शाह सूरी। आई होप यहाँ तक की बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। शेर शाह की मृत्यु तोप के फट जाने से के कारण हुई। कैसे हुई थी इसकी मृत्यु? तोप फट जाने के कारण हुई थी, ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि, देखिए, मकबरे तो सबके पूछ जाते हैं और शेर शाह सूरी का भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। कहाँ? सासाराम बिहार में। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में स्थित दीनपना को ध्वस्त कर पुराने किले का निर्माण कराया। जो दीनपना पुस्तकालय था, जहां पर की हुमायूं की गिरकर मृत्यु हुई थी, उसको ये तोड़ देता है तथा वहां पर पुराना किला निर्माण कर पुराने किले का निर्माण करवाता है। किसका करवाता है? पुराने किले का निर्माण करवाता है। एग्जामिनर आपसे डीप में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो दीनपना पुस्तकालय है, उसके स्थान पर आज के टाइम पर पाया जाना वाला पुराना किला से पहले वहां क्या था, तो क्या था? दीनपना पुस्तकालय था। आई होप यहाँ तक बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं अकबर को। अकबर से अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अकबर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अकबर 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक, देखिए पता चल रहा है काफी लंबा का शासनकाल है। अकबर का जन्म 1542 ईसा पूर्व में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। ये कैसे हुआ था? क्योंकि जब जब हुमायूं वहां से भाग गया था, कन्नौज बिलग्राम के युद्ध से जब भागा था 1540 में, तब ये भारत भारत से भाग रहा था, तब इसकी वाइफ का मतलब अकबर का जन्म होता है 1542 ईसा पूर्व में, ठीक है।
अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईसा पूर्व में कलानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलानौर में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर में हुआ था। कहाँ पर? कलानौर। 1556 ईसा पूर्व में। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर निरक्षर यानी अनपढ़ था। मतलब ये अकबर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर कैसा था? अनपढ़ था। अनपढ़ शासक कौन है? अकबर है। और इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। कब से कब तक था? 1556 से 1560 ईसा पूर्व तक। देखिए बैरम खां का बहुत अच्छा खासा रोल है अकबर की लाइफ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। देखिए हेमू को अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है हेमू को, लेकिन हाँ ये बात सत्य नहीं है क्योंकि इससे पहले भी इसको मतलब नहीं माना जाता है। मतलब कि कई इतिहासकार तो कहते हैं कि हेमू ही अंतिम हिंदू शासक है। तो पानीपत द्वितीय कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। ये डेट माइंड में याद रखनी है आपको। आपसे कोई पूछे पानीपत प्रथम कब हुआ था? 1526 और सेकंड 1556। आपको याद रखना डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है। और किसके बीच हुआ था? हेमू तथा अकबर के बीच। फर्स्ट किस किस के बीच में हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट। हेमू सूर्यवंशी आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी। हेमू 22 लड़ाइयां लड़ चुका था और एक में से भी उसे पराजय नहीं झेलनी पड़ी। मतलब कि वो किसी में भी नहीं हारा था। 22 लड़ाइयां लड़ी उसने, वो किसी में भी नहीं हारा था। और इसको विक्रमादित्य की उपाधि किसने दी थी? आदिल शाह ने दी थी। आदिल शाह किस वंश का है? ये सूर्यवंश का है। जैसे कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं ना सूर्यवंश, जिसमें हमने सूर्य शाह सूर्य को पढ़ा। ये उस वंश से रिलेटेड है। ठीक है, इतना आपको बस इतना याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। देखिए जब ये इसने गुजरात पर मतलब दक्षिण में विजय प्राप्त की थी, तो उसकी स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। इसकी राजधानी बूझ ली जाती क्या थी? फतेहपुर सिकरी थी। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज द्रुतगामी आक्रमण कहा है। किसने कहा है? सबसे तेज आक्रमण किसने किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईसा पूर्व में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूर था। कौन था महाराणा प्रताप का सेनापति? हकीम खां सूर था। और अकबर का कौन था? मान सिंह था। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था। नोट कर लीजिए, अकबर का सेनापति मान सिंह था और महाराणा प्रताप का हकीम खां सूर था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसको भी क्लियर करना मुश्किल है कि इसमें जीता कौन था, महाराणा प्रताप या फिर अकबर। क्योंकि राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मतलब इट मीन्स वो उनके अंडर में नहीं गया था। मतलब कि उसने अपनी पराजय नहीं एक्सेप्ट की थी महाराणा प्रताप ने। तो आप डिसाइड कैसे कर सकते हो रिजल्ट कि कौन हारा था कौन जीता था? बाकी सबके अलग अलग मत हैं। हमें जो बुक में दिया हमें वही पढ़ना है कि राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चलिए नेक्स्ट। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अकबर ने 1562 ईसा पूर्व में दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति की। 1564 में जजिया कर को भी समाप्त किया। देखिए मैं आपको इन तीनों को याद कराता हूँ, ऐसे याद करना आप इनको। देखिए आप लेना दास का दा, तीर्थ का ती, जा का जी, यानी दातीज दा ती इज। ठीक है, ये 1562, 1563, 1564 आपका याद रखना है। बस दातीज 62, 63, 64। दातीज 62, 63, 64। ठीक है, आई होप यहाँ तक भी आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा और 1564 में जजिया कर भी समाप्त किया। इट मीन इसने तीनों चीज, ये 3 महत्वपूर्ण काम किए थे 62, 63, 64 में। अकबर ने 1582 ईसा पूर्व में दीन ए इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित
अब्दुल फजल था। पुरोहित क्या होता है, मतलब कि पंडित। पुरोहित क्या होता है, पंडित। और बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को एक्सेप्ट किया था। एक पॉइंट ये भी याद रखिए माइंड में कि बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को एक्सेप्ट किया था। अकबर बहुत चालाक था। वो क्या करता था, हर दिन अलग धर्म के लोगों को बुलाता था, और उन्हें क्या लगता था कि हमें बुलाया तो शायद हमारा धर्म को एक्सेप्ट करने वाले हैं अकबर, तो वो खुश हो जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अकबर ने 1575 ईसा में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सिकरी में की, और इसका उद्देश्य प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना था। जो धार्मिक चीजें थी, मतलब उस टाइम पे धर्म सर्वोपरि था, मतलब कि लोग बहुत विश्वास करते थे रिलीजियस में, ना वो मांस जैसी चीजों, दुग्ध से बनी चीजों को मांस सेवन किया करते थे। तो उस टाइम पर कई सारी समस्या होती थी जो धर्म से रिलेटेड होती थी। तो उसको निपटाने के लिए 1575 में इबादत खाने की स्थापना किसने की थी, अकबर ने। कहाँ की थी, फतेहपुर सिकरी में। इसका उद्देश्य क्या था, बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना, धार्मिक जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन करना। कौन करेगा, अकबर करेगा। चलिए नेक्स्ट। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। किस धर्म का पड़ा, हिंदू धर्म का। क्योंकि देखिए इसके साथ कौन रहता था, बीरबल। और इसने कई सारे काम ऐसे भी तो किए हैं जो हिंदुओं के प्रति थे, जैसे जजिया कर को समाप्त कर दिया, जिसमें कि सिर्फ मुस्लिम के बारे में सोचा जाता था। इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, इसने इबादत खाने की स्थापना की। तो कुछ कई चीजें हैं जिससे इसके जीवन पर प्रभाव हिंदू धर्म का था। अकबर ने 1583 ईसा पूर्व में इलाही संवत चलवाया। संवत क्या होता है, कैलेंडर। और क्या चलवाया था, इलाही संवत चलवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अकबर ने 1583 ईसा पूर्व में इलाही संवत चलवाया था। चलिए नेक्स्ट। अकबरनामा तथा आइन ए अकबरी नामक पुस्तकें अबुल फजल ने लिखी हैं। ये बुक्स के जो ऑथर हैं और बुक्स हैं, काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है, कभी आपको बुक्स का नाम देगा, कभी आपको ऑथर का नाम देता है, तो आपसे पूछ लिया जाता है। अकबरनामा तथा आइन अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने। दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। अब अकबरनामा और आइन ए अकबरी। अकबरनामा, आइन ए अकबरी, अबुल फजल। अकबरनामा, आइन ए अकबरी, अबुल फजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय टोडरमल को जाता है, जो कि इसका राजस्व मंत्री था। राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल। टोडरमल कौन था, इसके 9 रत्नों में से एक था। इसके 9 रत्न भी थे, 9 रत्न में से एक था टोडरमल। और जिसके पास कौन सा विभाग था, राजस्व मंत्री का विभाग था। तो चलिए नेक्स्ट। टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। कहाँ रहता था, शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। और अब वो अकबर के दरबार में क्या है, राजस्व मंत्री है। ठीक है, राजस्व डिपार्टमेंट उसके पास है। अकबर के 9 रत्न के बारे में जान लेते हैं। राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हकीम हुकाम, फैजी तथा अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना वेरी इंपॉर्टेंट। तानसेन वेरी इंपॉर्टेंट। अबुल फजल वेरी इंपॉर्टेंट। बीरबल वेरी इंपॉर्टेंट। और मुल्ला दो प्याजा वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट। हकीम हुकाम अकबर की रसोई का प्रधान था। हकीम हुकाम क्या करता था, रसोई का प्रधान था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। इसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या है, क्या था, रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे को और किस नाम से जाना जाता है, तानसेन नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब्दुल रहीम खाने खाना एक कवि था तथा बैरम खां का पुत्र था। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि अब्दुल रहीम खाने खाना क्या था, एक कवि था, और ये बैरम खां का पुत्र था। तो चलिए नेक्स्ट। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। कौन कौन थे अकबर के समकालीन, तुलसीदास तथा महाराणा प्रताप। तुलसीदास और अकबर महाराणा प्रताप के समकालीन थे। तो चलिए नेक्स्ट। भित्ति चित्रकारी का प्रचलन अकबर के समय हुआ तथा वसावन को अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। भित्ति चित्रकारी क्या होती है, जो भित्ति यानी भित्ति को क्या होती है, भित्ति मतलब होता है दीवार, यानी दीवार पे जो चित्रकारी होती थी उसका प्रारंभ प्रचलन कब हुआ था, अकबर के समय हुआ था। और जो वसावन था उसको अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। मार्क कर लीजिए कि अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था, वो था वसावन। तो चलिए नेक्स्ट। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी बनाई। कहाँ से कहाँ तक बनाई थी, आगरा से फतेहपुर सिकरी बनाई थी। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में
गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। गिरजाघर क्या होता है? यानी चर्च। गिरजाघर क्या होता है? चर्च। ठीक है। अकबर ने बीरबल को कबीराज तथा राजा की उपाधि दी। किस किस की उपाधि थी बीरबल के पास? कबीराज तथा राजा की उपाधि थी। बीरबल की मृत्यु यूसुफ सही का विद्रोह दबाते हुए हो गई थी। यूसुफ सही जो जनजाति थी उसका जो विद्रोह हो रहा था अकबर के प्रति, उसको दबाने के लिए अकबर जाता है, वो सॉरी बीरबल जाता है और उस वहीं पर उसकी हत्या हो जाती है। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा रहेगा। जब आप अकबर बीरबल टीवी पर कभी देखा होगा आपने, तो आपको कभी उसका रियल नाम नहीं पता चला होगा। तो बीरबल का रियल नाम क्या था? महेश दास था। तो चलिए नेक्स्ट। अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण हुई थी। अतिसार मतलब कि दस्त, इसे दस्त लग गए थे। कैसे हुई थी इसकी मृत्यु? दस्त के कारण हुई थी, जो कि 1605 में हुई थी। कब हुई थी? 1605 में। अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी आगरा में है। कब है? कहाँ पर है? सिकंदरा यानी आगरा में। अच्छा, कई बच्चे इसका मकबरा याद नहीं कर पाते हैं, तो आपको याद रखना है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा यानी आगरा में। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको क्लास में सब कुछ समझ आया होगा। मैं होप करता हूँ कि सब कुछ समझ ही आ गया हो। नहीं आया होगा तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ले चलेंगे। जितना मैं आपको वीडियो वाइज करा रहा हूँ इतना आप अगर डेली बेसिस पढ़ेंगे, आप मैं कम से कम इस हिस्ट्री को अब कम से कम 10 से 12 लेक्चर और ख़त्म कर देंगे। हम कम से कम 20 या 30 लेक्चर में हम हिस्ट्री खत्म कर देंगे। जब आप कभी रिवीजन भी करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन करने में। बाकी आज के लेक्चर को यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट हम जहांगीर से मराठा साम्राज्य दोनों को समाप्त कर देंगे। जहांगीर से लेके मराठा साम्राज्य तक दोनों समाप्त कर देंगे। उसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे चल रहे हैं हम। बाकी कंटेंट कैसा लगा उसके लिए जरूर बताना। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।